एक कुंवारे सज्जन का रोमांचक किस्सा। लॉर्ड सेंट साइमन की शादी और उसके अजीब तरीके से खत्म होने की कहानी में अब लोगों को दिलचस्पी नहीं थी, खासकर उन ऊंचे दर्जे के लोगों के बीच जिनमें वो बेचारा दूल्हा घुलता मिलता था। ताजी बदनामियों ने उसकी जगह ली और उनकी ज्यादा स्वादिष्ट बारीकियों ने उस 4 साल पुरानी नौटंकी से सारी अफवाहें खींच ली हैं। मगर मेरे पास ये जानने के कारण है कि सारे तथ्य जनता को नहीं बताए गए हैं, और क्योंकि मेरे दोस्त शर्लक होम्स का इस मामले को सुलझाने में काफी बड़ा हाथ था, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में लिखी कोई भी याद इस यादगार भाग के बारे में लिखे बिना पूरी नहीं होगी। मेरी शादी के कुछ हफ्तों पहले की बात थी। उन दिनों जब मैं तब भी होम्स के साथ बेकर स्ट्रीट में घर में रह रहा था। जब वो दोपहर को टहलकर घर आया और उसने मेज पर उसका इंतजार करता एक खत पाया। मैं उस दिन घर में ही था क्योंकि मौसम अचानक से बदल गया था और बारिश होने लगी थी। साथ ही पतझड़ की तेज हवाएं भी चल रही थीं। वो जज़ेल की गोलियां जो मैं अपने पैर में अफगानिस्तान के अभियान से निशानी के तौर पर वापस लाया था, लगातार दर्द दे रही थीं। शरीर एक आरामदायक कुर्सी पर और पैर दूसरी पर रखकर मैंने अपने इर्द गिर्द अखबारों का ढेर लगा लिया था, जब तक आखिरकार मैं दिन भर की खबरों से ऊब न गया। मैंने उन सबको एक तरफ फेंका और यूं ही पड़ा रहा। उस लिफाफे के ऊपर बने बड़े से नाम चिन्ह को देखते हुए अलसाते हुए मैं सोच रहा था कि मेरे दोस्त को संपर्क करने वाला कौन हो सकता है। ये बड़ी नजाकत से लिखा खत है, मैंने कहा जैसे ही वो अंदर आया। यूं तो तुम्हारे खत, अगर मुझे ठीक से याद है, तो एक मछली बेचने वाले या जहाज के मजदूर के ही होते हैं। हाँ, मुझे संपर्क करने वालों में अलग अलग प्रकार के होने का आकर्षण तो है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और ज्यादा नम्र वाले ज्यादातर और दिलचस्प होते हैं। ये उस बेकार के सामाजिक मेल जोल का बुलावा है जिसमें व्यक्ति को या तो समय बर्बाद करने के लिए बुलाया जाता है या फिर झूठ बोलने के लिए। उसने सील तोड़ी और विषय पर नजर फेरी। ओह देखो, आखिरकार ये दिलचस्प हो सकता है। तो सामाजिक नहीं है? नहीं, साफ तौर पर काम से जुड़ा और एक सज्जन क्लाइंट से है, इंग्लैंड के सबसे ऊंचे लोगों में से एक। माय डियर फेलो, बधाई हो। मैं सीधे सीधे बताता हूं वॉटसन कि मेरे क्लाइंट का दर्जा इस वक्त मेरे लिए उसके केस से कम दिलचस्प है, मगर संभव है कि इस नई तहकीकात में उसकी भी जरूरत नहीं होगी। तुम अभी कुछ समय से बड़ी लगन से अखबार पढ़ रहे हो ना? लगता तो है। मैंने पछताते हुए कोने में पड़े अखबारों के ढेर की ओर इशारा किया। मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। भाग्य की बात है, क्योंकि शायद तुम मुझे उनके बारे में बता पाओ। मैं अपराध की खबरों और श्रद्धांजलि के अलावा कुछ नहीं पढ़ता, मगर यदि तुमने अभी की घटनाओं को बारीकी से पढ़ा है तो तुमने लॉर्ड सेंट साइमन और उनकी शादी के बारे में भी पढ़ा होगा। ओ हाँ, गहरी दिलचस्पी से। ये अच्छा है। मेरे हाथ में जो चिट्ठी है वो लॉर्ड सेंट साइमन की ही है। मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ, और बदले में तुम ये अखबार पलटकर मुझे हर वो बात बताओ जिससे जुड़ी हो। इसमें ये लिखा है, माय डियर मिस्टर शर्लक होम्स, लॉर्ड बैकवाटर ने मुझे बताया कि मैं आपके विवेक और गोपनीयता पर निर्विवादित तौर पर भरोसा कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने आपसे मिलने और मेरी शादी से जुड़ी दुख भरी घटना के सिलसिले में सलाह लेने की ठानी। स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर लेस्ट्रेड इस मामले पर काम कर रहे हैं, मगर उन्होंने यकीन दिलाया है कि आपके सहयोग से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि कहते हैं कि इससे मदद ही होगी। मैं कल दोपहर 4 बजे आपसे मिलने आऊँगा। अगर उस वक्त आप किसी और काम में व्यस्त हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसे बाद के लिए टाल दें, क्योंकि ये मामला बेहद ज़रूरी है। आपका विश्वासी रॉबर्ट सेंट साइमन। ये ग्रॉसनर मैंशन से आया है और पंख वाली कलम से लिखा हुआ है। और सज्जन लॉर्ड ने दुर्भाग्यवश थोड़ी इंक अपनी छोटी उंगली के बाहरी ओर लगा ली है। होम्स ने चिट्ठी को मोड़ते हुए कहा। उन्होंने 4 बजे का कहा, अब 3 बज रहे हैं, वो 1 घंटे में आ जाएंगे। तो तुम्हारी मदद से इस विषय पर साफ तौर पर जानने के लिए मेरे पास थोड़ा सा ही समय है। उन अखबारों को पलटो
और समय के आधार पर इन्हें जमाओ। तब तक मैं देखता हूं कि हमारा क्लाइंट है कौन। उसने मेंटल पीस के ऊपर से किताबों की कतार में से एक लाल पुष्टे वाली निकाली। ये रहा वो। उसने बैठकर किताब को अपने घुटनों पर सीधा करते हुए कहा, लॉर्ड रॉबर्ट वेल्सिंगम de Vere सेंट साइमन, ड्यूक ऑफ बॉलमोरल के दूसरे बेटे। पारिवारिक चिन्ह, नीला नुकीला हथियार और एक घने भूरे रंग का पट्टा। जन्म सन 1846। वो 41 साल के हैं, जो शादी के लिए काफी आवश्यक है। पिछली सत्ता में कॉलोनीज के उप सचिव हुआ करते थे। उनके पिता द ड्यूक एक समय पर विदेशी मामलों के सचिव हुआ करते थे। वो पिता के पक्ष से ब्रिटिश शाही प्लेंटाजेनेट परिवार के वंशज हैं और मां के पक्ष से ट्यूडोर परिवार से जुड़े हैं। हाँ, इसमें कुछ भी काम का नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ ठोस पाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी, वॉटसन। मुझे वो ढूंढने में जरा भी मेहनत नहीं लगी जो मुझे चाहिए, मैंने कहा, क्योंकि ये तथ्य हाल के ही हैं और मामला मुझे दिलचस्प लगा। मगर मैं उन्हें तुम तक लाने से डर रहा था, क्योंकि बात यह थी कि तुम एक तहकीकात में व्यस्त थे और तुम्हें दूसरे मामलों की दखल पसंद नहीं है। ओ, तुम्हारी ग्रोसनो स्क्वायर सामान की बग्गी वाली छोटी सी परेशानी, वो अब सुलझ चुकी। मगर हाँ, शुरू से ही साफ थी। कृपया मुझे तुम्हारे चुने हुए अखबारों के नतीजे दो। ये पहली घोषणा है जो मुझे मिली। मॉर्निंग पोस्ट का एक निजी कॉलम है और तुम देखोगे कि तारीख कुछ हफ्तों पहले की है। उसमें लिखा है कि एक शादी तय हुई है और अगर अफवाहें सही हैं तो ये लॉर्ड रॉबर्ट सेंट साइमन यानी बॉलमोरल के ड्यूक के दूसरे बेटे और मिस हैटी डोरन, अलोशियस डोरन, सैन फ्रांसिस्को के स्क्वायर, कैलिफोर्निया यूएसए वाले की बेटी के बीच तय हुई है। बस इतना ही, रूखा सा और संक्षिप्त, होम्स ने कहा और अपने लंबे पतले पैर आग की ओर फैलाए। इसी को बढ़ाकर लिखा हुआ एक अनुच्छेद सामाजिक पत्रों में उसी हफ्ते आया था। ये लिखा था, जल्द ही शादियों की मंडी में सुरक्षा की चेतावनी आएगी। अभी का बेलगाम सौदा हमारी घर की फसल के लिए हानिकारक है। एक एक करके ब्रिटेन के बेहतरीन घरों का सारा प्रबंध अटलांटिक में बसे हमारे सौतेले भाइयों के हाथ जा रहा है। पिछले हफ्ते के तोहफों में एक बड़ा ही जरूरी नाम जुड़ा है जो इन लुभावने घुसपैठियों ने छीन लिया है। लॉर्ड सेंट साइमन, जिन्होंने पिछले 20 सालों से प्यार में न पड़ने का पक्का सबूत दिया है, उन्होंने अब आखिरकार मिस हैटी डोरन से शादी करने की घोषणा की है, जो कैलिफोर्निया के करोड़पति की लाजवाब बेटी हैं। मिस डोरन, जिनकी नजाकत भरी आकृति और खूबसूरत चेहरे ने वेस्टबरी हाउस के त्योहारों में काफी ध्यान आकर्षित किया, वो इकलौती बेटी हैं और अभी बताया जा रहा है कि उनका दहेज लगभग 6 आंकड़ों तक का होगा और जो भविष्य में और भी बढ़ेगा। जैसे कि ये खुला राज है कि बाल्मोरल के ड्यूक ने अपने चित्र पिछले कुछ सालों में बेचे हैं और लॉर्ड सेंट साइमन के पास खुद की कोई जायदाद नहीं है सिवाय बर्शमोर की एक एस्टेट के। ये साफ है कि कैलिफोर्निया की ये वारिसी इस संगम से फायदा नहीं पाएंगी, जिसके कारण उन्हें रिपब्लिकन मोहतरमा से उच्च दर्जे की ब्रिटिश औरत में तब्दील होने में आसानी होगी। और कुछ? होम्स ने उबासी लेते हुए कहा। ओ हाँ, काफी। मॉर्निंग पोस्ट में एक और अनुच्छेद आया था जिसमें लिखा था कि शादी एकांत यानी सेंट जॉर्ज में होगी, जो हनोवर स्क्वायर में है, और केवल दर्जन भर करीबी दोस्तों को न्योता दिया जाएगा और बाद का जश्न लैंकास्टर गेट के तैयार मकान में होगा जो मिस्टर अलोशियस डोरन ने लिया है। 2 दिन बाद यानी कि पिछले बुधवार ही ये सटीक घोषणा हुई कि शादी हो चुकी है और हनीमून पीटर्सफील्ड के पास लॉर्ड ब्लैक वाटर के घर में बिताया जाएगा। ये वो सारी घोषणाएं हैं जो दुल्हन के गायब होने से पहले आई थीं। किसके पहले? होम्स ने चौंक कर पूछा। उस औरत के गायब होने से पहले। तो वो गायब कब हुई? शादी के दिन नाश्ते के वक्त। अच्छा, ये तो जितना लगा था उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल काफी चौंकाने वाली है। हाँ, मुझे ये आम से थोड़ा अलग लगा था। वो अक्सर शादी के पहले गायब होते हैं या कभी कभी हनीमून के दौरान, मगर मैंने ऐसे तुरंत निकलने के बारे में कभी नहीं सुना। मुझे और जानकारी दो। चेतावनी दे रहा हूं, ये काफी अधूरी है। शायद हम उन्हें थोड़ा पूरा कर पाए। जैसे कि ये कल सुबह के अखबार में एक अनुच्छेद में सीधी तरह से बताए गए, जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। सुर्खी है,
लाजवाब शादी में घटी अनूठी घटना। लॉर्ड रॉबर्ट सेंट साइमन के परिवार पर बहुत बड़ी चिंता टूट पड़ी जब एक अजीब और दर्दनाक कड़ी उनकी शादी से जुड़े मामले में घटी। जैसा कि कल के अखबारों में संक्षेप में घोषित किया गया था, शादी पिछली सुबह हुई, मगर उन दृढ़ता से फैलती अफवाहों की पुष्टि करना अब ही मुमकिन हो पाया है। दोस्तों के इस मामले को दबा के रखने की कोशिशों के बावजूद इस मसले ने जनता का ध्यान खींचा है कि अब इस विषय को, जो बातचीत का एक मुद्दा बन गया है, नजरअंदाज करने का फायदा नहीं होगा। ये शादी जो हनोवर स्क्वायर के सेंट जॉर्ज में हुई, बड़ी ही शांति से की गई, जिसमें कोई भी नहीं था सिवाय दुल्हन के पिता मिस्टर अलोशियस डोरन, बैलमोरल की डचेस, लॉर्ड ब्लैक वाटर, लॉर्ड यूस्टिस और लेडी क्लारा सेंट साइमन, जो दोनों दूल्हे के छोटे भाई बहन हैं, और लेडी एलिसिया विटिंगटन। शादी के बाद ये पूरी टोली मिस्टर अलोशियस डोरन के लैंकास्टर गेट वाले घर से निकली, जहां नाश्ता तैयार किया गया था। ऐसा लगता है कि एक औरत ने कुछ परेशानी खड़ी की थी, जिसका नाम पता नहीं चल पाया है, जिसने लड़की वालों में शामिल होने की कोशिश की थी, ये कहते हुए कि उसका लॉर्ड सेंट साइमन पर कोई अधिकार है। एक लंबी और दर्दनाक कड़ी के बाद ही उसे बटलर और नौकरों ने बाहर निकाला। दुल्हन, जो भाग्यवश ये बुरी दखल होने के पहले ही घर में पहुंच चुकी थी, बाकियों के साथ नाश्ते के लिए बैठ गई थी कि तभी उन्होंने अचानक से तबीयत में खराबी महसूस होने की शिकायत की और अपने कमरे में चली गई। उनकी लंबी गैर मौजूदगी पर थोड़ी बातें होने लगीं। उनके पिता उन्हें ढूंढने गए, मगर नौकरानी से पता चला कि वो केवल एक पल के लिए ही कमरे में गई थी। उन्होंने एक कोट और अपनी टोपी उठाई और गलियारे से चली गई। एक नौकर ने घोषित किया कि उसने चौंक कर मोहतरमा को घर से जाते हुए देखा था, मगर ये मानने से इनकार कर दिया था कि उसकी मालकिन ही थी। ये मानकर कि वो मेहमान के साथ होंगी, ये जानने पर कि उनकी बेटी गायब है, मिस्टर अलोशियस डोरन ने दूल्हे के साथ मिलकर तुरंत पुलिस से बातचीत शुरू की और काफी ऊर्जा से तहकीकात की जा रही है, जिससे उम्मीद है कि ये अजीब सा मामला जल्दी ही सुलझेगा। मगर कल देर रात तक भी लापता मोहतरमा के ठिकाने के बारे में कुछ पता नहीं चला। मसले में झोल की अफवाहें हैं और कहा जा रहा है कि पुलिस ने उस औरत को गिरफ्तार किया जिसने शुरुआत में परेशानी खड़ी की थी, इस यकीन से कि हो सकता है कि जलन या किसी और कारण ऐसा हो और वो किसी तरह दुल्हन के अजीब तरीके से लापता होने से किसी तरह जुड़ी हो। और बात इतनी ही है। सुबह के अखबार में एक और छोटी सी बात है, मगर कोई सुझाव दे रही है, और वो ये है कि मिस फ्लोरा मिलर, जिस औरत ने दखल दी थी, उसे सच में गिरफ्तार कर लिया गया है। लगता है वो पहले अलेग्रो में नाचने वाली थी और वो दूल्हे को कई सालों से जानती है। और कोई खास बातें नहीं दी गई हैं और अब सारा मामला तुम्हारे हाथों में है, जितना अब तक सार्वजनिक अखबारों में बताया गया है। और ये काफी दिलचस्प केस लग रहा है। मैंने सारी दुनिया के लिए भी इसे नहीं छोड़ा होता। और वो रही दरवाजे की घंटी, वॉटसन, और क्योंकि घड़ी के मुताबिक 4:04 हो चुके हैं, मुझे कोई शक नहीं है कि ये यकीनन हमारा सज्जन क्लाइंट होगा। जाने की सपने में भी मत सोचना वॉटसन, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरी याददाश्त पर ध्यान रखने वाला साथ कोई गवाह रहे। लॉर्ड रॉबर्ट सेंट साइमन, हमारे चौकीदार लड़के ने घोषित किया और दरवाजा खुला छोड़ा। एक सज्जन अंदर आए, जिनकी नाक ऊंची, चेहरा सुंदर, सभ्य और फीका था। साथ ही मुंह पर कुछ रौब सा था, जिससे उनका आदेश देने का और अपनी आज्ञा का पालन करवाने का तजुर्बा दिखाई देता था, जिसका वो बेहिसाब आनंद ले चुके थे। उसका तरीका फुर्तीला था और फिर भी आम झलक से उसकी उम्र दिखाई देती थी, क्योंकि वो थोड़ा आगे को झुका हुआ था और चलते हुए घुटनों को मोड़ता था। जैसे ही उसने अपनी घुमावदार किनारों वाली टोपी हटाई तो उसके छोटे बिखरे हुए बाल दिखाई दिए, जो सर पर कम थे। पहनावे से लग रहा था कि वो इस पर इस हद तक ध्यान देते थे कि विचित्र से लगने लगे थे। उनकी ऊंची कॉलर, काला फ्रॉक कोट, सफेद वेस्ट कोट, पीले दस्ताने, खास इजाद किए हुए चमड़े के जूते और उनके साथ हल्के रंग के गेटर्स पहने थे। उसने धीरे से कमरे में कदम रखा और सर दाएं से बाएं घुमाया। वो दाएं हाथ में चेन झुला रहा था, जो उसके सोने के चश्मे पर बंधी हुई थी। गुड डे लॉर्ड सेंट साइमन, होम्स ने खड़े होकर झुकते हुए कहा। कृपया उस बांस की बनी कुर्सी पर आप बैठ जाइए। ये मेरे साथी हैं डॉक्टर वॉटसन। आग के थोड़ा और करीब आ जाइए और हम अभी इस मामले पर बात करेंगे। मेरे लिए ये बड़ा ही दर्दनाक मामला है।
जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं मिस्टर होम्स, मुझे गहरी ठेस पहुंची है। मैं समझता हूं कि आपने पहले भी इस तरह के कई नाजुक मामले सुलझाए हैं सर। हालांकि मैं मानता हूं कि वो शायद ही समाज के ऐसे ओछे दर्जे से आते होंगे। नहीं, मैं नीचे गिर रहा हूं। माफ कीजिए, मेरे पिछले क्लाइंट एक तरह के राजा थे। ओह सचमुच, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। और कौन से राजा? स्कैंडिनेविया के राजा। क्या क्या उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया? आप समझेंगे, होम्स ने शिष्टता से कहा, कि मैं अपने हर क्लाइंट के मामले में उतनी ही गोपनीयता रखता हूं जितनी आपके मामले में बरतने का वादा करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं माफी मांगता हूं। रही मेरे मामलों की बात, मैं आपको हर वो जानकारी देने को तैयार हूं जो आपको मत बनाने में मदद करे। धन्यवाद। मैं वो सब जान चुका हूं जो सार्वजनिक अखबारों से जान सकता हूं, और कुछ भी नहीं। मैं मानता हूं कि ये सच है, जैसे उदाहरण के लिए ये अनुच्छेद जो दुल्हन के गायब होने के बारे में बता रहा है। लॉर्ड सेंट साइमन ने उस पर नजर फेरी। हाँ, जितना है उतना सही है, मगर इसे कई सारी बातों की जरूरत है इससे पहले कि ये कोई मत दे सके। मुझे लगता है कि मैं तथ्यों तक आपसे सीधे पूछकर पहुंच सकता हूं। कृपया ऐसा ही करें। आप मिस हैटी डोरन से पहली बार कब मिले? सैन फ्रांसिस्को में 1 साल पहले। क्या आप अमेरिका में घूम रहे थे? हाँ। क्या तब आपकी मंगनी हो गई थी? नहीं, मगर आपकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसके समाज से मनोरंजित था और वो देख पा रही थी कि मैं मनोरंजित हूं। क्या उनके पिता बहुत अमीर हैं? उन्हें अमेरिका के पश्चिम भाग का सबसे अमीर आदमी कहा जाता है। और उन्होंने अपने पैसे कैसे कमाए? खदानों से। कुछ साल पहले उनके पास कुछ नहीं था, फिर उन्हें सोना मिला जिसका उन्होंने निवेश किया और बेहद तरक्की की। अब आप पर उस जवान लड़की, आपकी पत्नी के चरित्र का कैसा मत है? उस सज्जन ने अपना चश्मा तेजी से झुलाया और आग में घूरता रहा। मिस्टर होम्स, उसने कहा, उसके पिता के अमीर होने के पहले मेरी पत्नी 20 साल की थी। उस वक्त वो खुदाई के खेमों में आजाद घूमती थी और जंगलों पहाड़ों में भटकती थी। तो उसका शिक्षण किताबी नहीं बल्कि प्रकृति से सीखा हुआ है। वो ऐसी लड़की है जिसे इंग्लैंड में टॉम बॉय कहा जाता है। कठोर प्रकृति वाली, जंगली और आजाद, किसी भी तरह की परंपराओं से मुक्त। वो साहसी है। मैं कहने वाला था ज्वालामुखी की तरह। वो अपना मन बनाने में तेज और संकल्प पूरे करने में निडर है। वहीं दूसरी ओर, मैंने उसे अपना खानदानी नाम नहीं दिया होता, जिस पर मुझे बहुत गर्व है। उसने हल्के से गला साफ करते हुए कहा, अगर ये ना सोचता कि इस सब के बावजूद वो दरअसल एक नेक औरत है। मुझे यकीन है कि वो नायक की तरह त्याग करने के काबिल है। वो ऐसा कोई भी बेआबरू काम नहीं करेगी जो उसके लिए घृणास्पद हो। क्या आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? मैं अपने साथ लाया हूं। उन्होंने अपना लॉकेट खोला और उस खूबसूरत औरत का पूरा चेहरा दिखाया। यह तस्वीर नहीं बल्कि हाथी दांत का बना छोटा नमूना था, और कलाकार ने इसमें उनके चमकीले काले बालों, बड़ी काली आंखों और बेहतरीन मुंह का पूरा अंश लाया था। होम्स ने उसकी ओर काफी देर तक और तत्परता से देखा। फिर उसने लॉकेट बंद किया और फिर से लॉर्ड सेंट साइमन को लौटाया। फिर वो लड़की लंदन आई और आपने अपनी दोस्ती फिर जागृत की? हाँ, उसके पिता उसे पिछले लंदन सीजन के लिए लेकर आए थे। मैं उससे कई बार मिला, उससे मंगनी की और अब उससे शादी कर चुका हूं। मैं समझता हूं कि वो अपने साथ काफी दहेज लेकर आई। ठीक दहेज, जितना मेरे परिवार में आम है उससे ज्यादा नहीं। और ये बेशक आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि शादी तो संपन्न हुई है। मैंने इस बारे में सचमुच कोई पूछताछ नहीं की है। स्वाभाविक तौर पर नहीं। क्या आप शादी के एक दिन पहले मिस डोरन से मिले थे? हाँ। क्या वो खुश थी? बेहद। वो यही बातें कर रही थी कि भविष्य में हम क्या करेंगे। बेशक ये बहुत दिलचस्प है। और शादी की सुबह वो बहुत खुश थी, कम से कम शादी के बाद तक तो। और क्या उसके बाद आपने उनमें कोई बदलाव देखा? सच कहूं तो मैंने पहली बार उसके गुस्से के तेज संकेत देखे, मगर वो घटना बड़ी ही मामूली थी और इस मामले से उसका कोई ताल्लुक होना मुमकिन नहीं है।
ऐसा होने पर भी कृपया हमें बताएं। ओह, ये मामूली बात है। जब हम चर्च की वेस्ट्री की ओर गए और सामने एक पेव से गुजरे, तब तो उसने अपना गुलदस्ता गिरा दिया, मगर प्यू के एक सज्जन ने वो उसे तुरंत वापस किया और वो गिरकर खराब नहीं हुआ। फिर भी जब मैंने उससे इस बारे में बात की, उसने मुझे चिढ़ के जवाब दिया और फिर घर जाते वक्त बग्गी में भी वो जरा से मामले को लेकर काफी ज्यादा उत्तेजित रही। बेशक आप कह रहे हैं कि पेव में बैठा सज्जन तो थोड़ी आम जनता भी मौजूद थी। ओह हाँ, जब चर्च खुला हो तो उनसे बचना मुश्किल होता है। ये सज्जन आपकी पत्नी के दोस्तों में से एक तो नहीं था? नहीं नहीं, मैं उसे सज्जन केवल विनम्रता से कह रहा हूँ, मगर वो काफी आम दिखने वाला था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर मुझे लगता है कि हम मुद्दे से काफी दूर भटक रहे हैं। यानी लेडी सेंट साइमन शादी में जितनी खुशी से आई थी उससे कम खुशी से लौटी। उसके पिता के घर लौटकर उन्होंने क्या किया? मैंने उसे नौकरानी से बात करते देखा। और उनकी नौकरानी कौन है? उनका नाम एलिस है। वो अमेरिकन है और कैलिफोर्निया से उसके साथ आई। एक हमराज नौकरानी? कुछ ज्यादा ही। मुझे लगता था कि उसकी मालकिन उसे काफी आज़ादी देती थी। बेशक फिर भी अमेरिका में चीज़ों को अलग तरीके से देखा जाता था। इस एलिस से उन्होंने कितनी देर बात की? कुछ मिनटों तक। मैं किसी और चीज़ पर ध्यान दे रहा था। वो क्या बातें कर रहे थे आपने नहीं सुना? लेडी सेंट साइमन ने अतिक्रमण की कुछ बात कही थी। वो इस तरह की कहावतों को इस्तेमाल करने की आदी थी। मैं बिल्कुल नहीं जानता इसका क्या मतलब है। अमेरिकन कहावतें कई बार काफी कुछ बताती हैं। और फिर आपकी पत्नी ने क्या किया जब नौकरानी से उनकी बात खत्म हो चुकी थी? वो नाश्ते वाले कमरे में आई। आपके साथ? नहीं, अकेले। वो ऐसे मामलों में काफी आजाद थी। फिर हम दोनों के कुछ उस मिनट तक बैठने के बाद वो तेजी से उठी और माफी के कुछ शब्द बोलकर अपने कमरे से चली गई। वो कभी वापस नहीं आई। मगर ये नौकरानी, मेरे ख्याल से एलिस, कहती है कि वो कमरे में गई, उसने अपना दुल्हन का जोड़ा लंबे कोट से ढका, टोपी लगाई और चली गई। बेशक। और फिर बाद में उसे हाइड पार्क में फ्लोरा मिलर के साथ घूमते हुए पाया गया। वो औरत जो अब हिरासत में है, जिसने पहले ही मिस्टर डोरन के घर उस सुबह तमाशा किया था। हाँ, मुझे इस जवान लड़की के बारे में ठीक से बताएं, और आपके उससे रिश्ते के बारे में भी। लॉर्ड सेंट साइमन ने अपने कंधे झटके और भौएं चढ़ाईं। कुछ सालों से हमारे बीच दोस्ती रही है। कह सकता हूं कि काफी ज्यादा दोस्ती। वो अलेग्रो में रहा करती थी। मैंने कभी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया और उसके पास मेरे खिलाफ शिकायत होने का कोई कारण नहीं था। मगर आप जानते हैं औरतें कैसी होती हैं मिस्टर होम्स। फ्लोरा एक प्यारी लड़की थी, मगर बहुत गर्म मिजाज की और मुझसे काफी समर्पण से जुड़ी हुई। जब उसे पता चला कि मेरी शादी होने वाली है, उसने मुझे धमकी भरी चिट्ठियां लिखी। यही शांति से शादी जश्न मनाने का मेरा उद्देश्य था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि चर्च में कोई तमाशा हो जाएगा। वो उसके बाद ही मिस्टर डोरन के दरवाजे पर आ गई और उसने अंदर घुसने की कोशिश की, मेरी पत्नी को बुरी भली बातें कहते हुए और यहाँ तक कि मुझे धमका कर। मगर मैंने पहले ही इस तरह की संभावना को भांप लिया था और साधारण कपड़ों में 2 पुलिस वाले रखे थे, जिन्होंने जल्दी उसे फिर से बाहर निकाला। वो ये देखकर चुप हो गई कि चिल्लम चोट करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या आपकी पत्नी ने यह सब सुना? नहीं, भगवान का शुक्र है कि नहीं सुना। और फिर उसे इसी औरत से बातें करते पाया गया था। हाँ, स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर लेस्ट्रेड इसी बात पर काफी गंभीरता से देख रहे हैं। यह सोचा जा रहा है कि फियोना ने मेरी बीवी को फुसलाया और उसके लिए कोई भयानक जाल बिछाया। यह संभव हो सकता है। आपको भी ऐसा लगता है? मैंने ये नहीं कहा कि यह मुमकिन है, मगर आप खुद भी इसका सच होना नहीं मानते। मुझे नहीं लगता कि फियोना एक मक्खी को भी हानि पहुंचाएगी। फिर भी जलन एक अनूठे तरीके से चरित्र को बदल देती है। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा? मैं तो आपके विचार जानने आया था, अपने सुनाने नहीं। मैंने आपको सारे तथ्य बता दिए हैं, मगर क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो ये कह सकता हूं कि स्थिति के उत्साह में ये जानकर कि वो समाज में इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई है, वो थोड़ी हिल गई थी। यानी कम शब्दों में कहें तो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। सचमुच
जब मैं ये सोचता हूँ कि उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, मुझसे नहीं बल्कि उस मकाम से जिस तक पहुंचने की कितने लोग नाकाम कोशिश कर चुके हैं, मैं इसे किसी और तरीके से नहीं समझा सकता। बेशक ये भी संभव है, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। और अब लॉर्ड सेंट साइमन, मुझे लगता है कि मेरे पास सारी जानकारी है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप नाश्ते की मेज पर इस तरह बैठे थे कि आप खिड़की के बाहर देख पा रहे थे? हम सड़क की दूसरी ओर बाग देख पा रहे थे। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको और देर तक रोकने की जरूरत नहीं। मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप इस दुविधा को सुलझा पाए तो। हमारे क्लाइंट ने उठते हुए कहा। मैं उसे सुलझा चुका हूं। हाँ, क्या कहा? मैं कहता हूं कि मैं इसे सुलझा चुका हूं। तो मेरी पत्नी कहाँ है? यही बारीकी मैं आप तक जल्द पहुंचाऊंगा। लॉर्ड सेंट साइमन ने सर हिलाया। मुझे लगता है कि आपसे और मुझसे बुद्धिमान दिमाग लगेंगे, उसने कहा, और अधिकारी वाले पारंपरिक तरीके से झुककर निकल गया। यह लॉर्ड सेंट साइमन की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे दिमाग को अपने दिमाग के साथ वाले दर्जे पर रखने का सौभाग्य दिया, शर्लॉक होम्स ने हंसते हुए कहा। मैं सारे सवाल जवाब के बाद एक विस्की सोडा सिगार के साथ लूंगा। मैंने इस मामले में अपना मत क्लाइंट के कमरे में आने से पहले ही बना लिया था। माय डियर होम्स, मगर जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे पास इससे मिलते जुलते मामलों के नोट्स हैं जिन्होंने काफी प्रेरित किया। मेरी सारी जांच पड़ताल ने मेरे अनुमान की पुष्टि कर दी। परिस्थिति में मिले सुराग कभी कभी काफी ठोस होते हैं, वैसे ही जैसे थोरो उदाहरण देते हैं कि दूध में मछली के मिलने जैसा। मगर मैंने वही सुना जो तुमने सुना, मगर बिना पहले हो चुके मामलों की जानकारी के, जो मेरी काफी मदद करती हैं। कुछ साल पहले एबरडीन में ऐसा ही मामला हुआ था, और बिल्कुल ऐसे ही तरह का कुछ पिछले साल म्यूनिख में फ्रैंको प्रशियन युद्ध के बाद हुआ था। यह उन्हीं मामलों में से एक है। मगर ओहो, लेस्ट्रेड यहां आ गया। गुड आफ्टरनून लेस्ट्रेड। तुम्हें बाजू में लगे पट्टिए और एक गिलास मिलेगा, और डब्बे में सिगार भी है। उस जासूस अधिकारी ने पी जैकेट और कोट पहना हुआ था, जो उसे तय किया हुआ समुद्री रूप दे रहा था, और उसके हाथ में कैनवस का काला बैग था। जल्दी से अभिवादन करके वो बैठा और उसने दी हुई सिगार जलाई। तो क्या चल रहा है? होम्स ने उससे चमकती आंखों से पूछा। तुम निराश लग रहे हो। और असंतुष्ट महसूस कर रहा हूं, इस कमबख्त सेंट साइमन शादी मामले के कारण। मैं इस मसले का सिर पैर नहीं समझ पा रहा। सचमुच? तुम तो मुझे चौंका रहे हो। ऐसे उलझे हुए मामले के बारे में किसने सुना होगा? हर सुराग उंगलियों से फिसलता नजर आ रहा है। मैं दिन भर से इसी पर काम कर रहा हूं, और लगता है इसने तुम्हें काफी भिगो दिया है। होम्स ने उसके पी जैकेट पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, मैं सर्पेंटाइन नदी में खोजबीन कर रहा था। हे भगवान, किस लिए? लेडी सेंट साइमन की लाश की खोज में। शर्लॉक होम्स अपनी कुर्सी में पीछे टिका और जोरों से हंसा। क्या तुमने ट्रफल्गर स्क्वायर फव्वारे की घाटी में भी खोज की? उसने पूछा। क्यों? तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि उस औरत को वहां ढूंढ पाना उतना ही मुमकिन है जितना दूसरे में। लेस्ट्रेड ने मेरे साथी की ओर गुस्से से देखा। तुम्हें तो सब पता होगा, वो घुर्राया। मैंने सिर्फ तथ्य सुने, मगर अपनी राय रख चुका हूं। आप बेशक। तुम्हें लगता है कि सर्पेंटाइन नदी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है? लगता तो नहीं। तो शायद तुम मुझे यह समझाने की दया करोगे। उसने बोलते हुए बस्ता खोला और फर्श पर एक गीले रेशम से बना शादी का जोड़ा, सफेद सैटिन के जूते, दुल्हन के फूलों का मुकुट और घूंघट, सारे मैले और भीगे। ये देखो। उसने शादी की नई अंगूठी को ढेर के ऊपर रखते हुए कहा। तुम्हारे फोड़ पाने के लिए एक अखरोट, मास्टर होम्स। ओह बेशक, मेरे दोस्त ने हवा में नीले छल्ले फूंकते हुए कहा। ये तुमने सर्पेंटाइन नदी में खोजे? नहीं, बाग के रखवाले ने इन्हें सीमा के पास तैरते देखा। उन्होंने पहचान करके ये उसके कपड़े बताए, और मुझे लगा कि ये क्योंकि कपड़े यहीं हैं तो लाश ज्यादा दूर नहीं होगी। इसी बेहतरीन तर्क से हर आदमी की लाश उसकी अलमारी के बगल में मिलनी चाहिए। और इससे तुम किस नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे? ऐसे किसी सुराग की जो फ्लोरा मिलर को
इस लापता होने के मामले में दोषी ठहरा पाए। अफसोस है कि तुम्हें इसमें कठिनाई होगी। तुम्हें अफसोस है? लेस्ट्रेड कड़वाहट से चिल्लाया। मुझे अफसोस है होम्स कि तुम अपने तर्क देने और नतीजे निकालने में असलियत की परवाह नहीं करते। तुमने दो बड़ी गलतियां इतने ही मिनटों में कर दी हैं। यह शादी का जोड़ा फ्लोरा मिलर को दोषी ठहराता है। और वो कैसे? जोड़े में एक जेब है, जेब में एक कार्ड केस है, कार्ड केस में एक चिट्ठी है, और ये रही वो चिट्ठी। उसने उसे सामने रखी मेज पर जोर से पटका। ये सुनो, जब सब तैयार होगा तब तुम मुझे पाओगे। जल्दी आ जाओ। FMH। मेरे हिसाब से लेडी सेंट साइमन को फ्लोरा मिलर ने फंसाया और कुछ साथियों के साथ मिलकर वही उन्हें गायब करने में जिम्मेदार है। ये उसके हस्ताक्षर वाली चिट्ठी है जो बेशक लेडी सेंट साइमन के हाथ में दरवाजे पर दी गई, जो उसे फ्लोरा के पास खींच ले गई। बहुत अच्छे लेस्ट्रेड। होम्स ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच बहुत अक्लमंद हो। मुझे देखने दो। उसने कागज अलसाते हुए में लिया, मगर तुरंत उसका ध्यान अटक गया और वो संतुष्टि से चीखा। ये बहुत अहम है, उसने कहा। हा, तुम्हें ऐसा लगता है? काफी ज्यादा। मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं। लेस्ट्रेड जीत से उठा और उसने देखने को सर झुकाया। अरे, वो चिल्लाया, तुम तो चिट्ठी का गलत पन्ना देख रहे हो। बल्कि यही सही पन्ना है। सही पन्ना? तुम पागल हो। पेंसिल से लिखी चिट्ठी इस तरफ है, और यहां लगता है किसी होटल के बिल का टुकड़ा है जिसमें मेरी आंखें गड़ चुकी हैं। उसमें कुछ नहीं है, मैं पहले देख चुका हूं। लेस्ट्रेड ने कहा। 4 अक्टूबर, कमरा 8 शिलिंग्स, नाश्ता 2 शिलिंग्स और 6 पेंस, शराब 1 शिलिंग, खाना 2 शिलिंग और 6 पेंस, और शहरी का 1 प्याला 8 पेंस। मुझे इसमें कुछ भी काम का नहीं दिखता। मुमकिन है ना दिखे, मगर फिर भी वो बहुत ज़रूरी है। रही बात चिट्ठी की, वो भी ज़रूरी है। ये कम से कम हस्ताक्षर तो हैं ही। तो मैं तुम्हें बधाई देता हूं। मैं काफ़ी वक्त बर्बाद कर चुका हूं, लेस्ट्रेड ने कहा। मुझे कड़ी मेहनत पर भरोसा है, न कि आग के पास बैठकर मन गढ़ंत विचार बनाने में। गुड डे मिस्टर होम्स, और हम देखते हैं कि कौन इस मामले की तह तक पहले पहुंचता है। उसने वो कपड़े इकट्ठे किए, अपने बस्ते में भरे और दरवाजे की ओर चल दिया। तुम्हें सिर्फ एक सुराग देता हूं लेस्ट्रेड, होम्स बुदबुदाया, इससे पहले कि उसका विरोधी गायब हो। मैं तुम्हें इस मामले की असली सुलझन बताता हूं। लेडी सेंट साइमन एक मिथ्या है। ऐसा कोई व्यक्ति ना है, न कभी रहा है। लेस्ट्रेड ने दुख से मेरे दोस्त की ओर देखा, फिर वो मेरी ओर मुड़ा। उसने 3 बार अपना माथा पीटा, सूझबूझ दिखाते हुए सर हिलाया और तेजी से चला गया। उसने दरवाजा बंद किया ही था कि होम्स उठ खड़ा हुआ और उसने अपना ओवरकोट पहना। बरखुरदार की बाहर जाकर काम करने की बात में कुछ तो दम है, उसने कहा। वॉटसन, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें तुम्हारे अखबारों के साथ छोड़ देता हूं। 5 बजे के बाद का समय था जब शर्लॉक होम्स मुझे छोड़कर गया था, मगर मेरे पास अकेला महसूस करने का वक्त नहीं था, क्योंकि घंटे भर में वितरण करने वाला एक आदमी बहुत बड़ा चपटा डब्बा लेकर आया। ये उसने अपने साथ आए एक नौजवान लड़के की मदद से खोला, और मैं ये देखकर चौंक गया कि तुरंत शाही खाना हमारे नम्र से घर की महागनी मेज पर रखा गया। उनमें बटेर के कुछ ठंडे गुच्छे, एक तीतर, पैटे डे फोग्रा पाई और साथ ही कुछ प्राचीन मानो जाले लगी बोतलें। ये सारी आलीशान चीजें जमा करके मेरे दोनों अतिथि गायब हो गए, जैसे कि अरबी रातों की कहानियों वाला जिन्न, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए, इसके सिवाय कि इस सब के पैसे पहले ही चुकाए जा चुके हैं और इस पते पर भेजे गए हैं। नौ बजने के बाद थोड़े पहले शर्लॉक होम्स तेजी से कमरे में आया। उसके भाव गंभीर थे,
मगर आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जिससे मुझे लगा कि वो अपने नतीजों से संतुष्ट हुआ था। तो उन्होंने खाना लगा दिया है, उसने हाथ मलते हुए कहा। लगता है तुम्हें संगत पाने की उम्मीद है। उन्होंने 5 लोगों के लिए खाना लगाया है। हाँ, मुझे लगता है कि शायद कुछ अतिथि आ सकते हैं, उसने कहा। मैं हैरान हूं कि लॉर्ड सेंट साइमन अभी तक नहीं आए। हाँ, लगता है मुझे सीढ़ियों पर उनके कदमों की आवाज आ रही है। वो बेशक दोपहर का हमारा मेहमान ही था, जो तेजी से अंदर आया, अपने चश्मे और ज्यादा तेजी से झुलाता हुआ और अपने भव्य चेहरे पर बेचैन भाव लिए हुए था। तो मेरा दूत आप तक पहुंचा? होम्स ने पूछा। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि इस संदेश ने मुझे हद से ज्यादा चौंका दिया है। क्या आप जो कह रहे हैं उसके पीछे कोई ठोस आधार है? 100%। लॉर्ड सेंट साइमन एक कुर्सी में जा गिरे और उन्होंने अपने माथे पर हाथ फेरा। ड्यूक क्या कहेंगे? वो बुदबुदाए। जब उन्हें पता चलेगा कि परिवार में किसी को ऐसा तिरस्कार झेलना पड़ा है। ये पूरी तरह बस एक दुर्घटना है। मैं नहीं मानता कि इसमें तिरस्कार की कोई बात है। अब आप चीजों को थोड़ा अलग नजरिए से देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी का दोष है। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा कि वो औरत करती भी क्या। हालांकि उनके अचानक से ऐसा करने का खेद है। मां ना होने के कारण उनके पास ऐसी परेशानी के समय सलाह देने वाला कोई भी नहीं था। ये अपमान था सर, समाज के सामने किया गया अपमान। लॉर्ड सेंट साइमन ने अपनी उंगलियां मेज पर चलाते हुए कहा। आपको इस बेचारी लड़की को छूट देनी चाहिए, जिसने आपको इस तरह की पहले कभी ना हुई स्थिति में पाया। मैं कोई सहूलियत नहीं दूंगा। मैं बेशक बहुत नाराज हूं और मेरा बेशर्मी से इस्तेमाल किया गया है। मुझे लगता है मैंने घंटी सुनी, होम्स ने कहा। हाँ, नीचे कदमों की आवाज आ रही। अगर मैं आपको इस मामले को थोड़ी सरलता से देखने को नहीं मना सकता लॉर्ड सेंट साइमन, तो मैं एक व्यक्ति साथ लाया हूं जो शायद मेरी बात की वकालत करने में ज्यादा सफल हो। उसने दरवाजा खोला और एक औरत और सज्जन व्यक्ति को अंदर लाया। लॉर्ड सेंट साइमन, उसने कहा, परिचय कराता हूं मिस्टर एंड मिसेस फ्रांसिस मे मोल्टन से। मुझे लगता है आप इस औरत से पहले मिल चुके हैं। इन नए आने वालों को देखकर हमारा क्लाइंट अपनी जगह से उछल पड़ा और एकदम सीधा होकर खड़ा हो गया, आंखें नीची और हाथ कसकर अपने फ्रॉक कोट की छाती वाली जेब में दबाए हुए, ठीक एक आपत्ति जताते भव्य व्यक्ति की तरह। औरत ने तेजी से एक कदम लेकर अपने हाथ उनसे मिलाने को आगे बढ़ाया था, मगर उसने फिर भी आंखें उठाने से इनकार किया। शायद उनकी दृढ़ता के लिए यह अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके दयनीय चेहरे को देखकर ना पिघलना बहुत मुश्किल था। तुम नाराज हो रॉबर्ट, उसने कहा। खैर, तुम्हारे पास ऐसा करने का हर कारण है। कृपया मुझसे कोई माफी मत मांगो। लॉर्ड सेंट साइमन ने कड़वाहट से कहा। हाँ, मैं जानती हूं मैं आपके साथ बहुत बुरी तरह पेश आई हूं और मुझे जाने से पहले आपसे बात करनी चाहिए थी, मगर मैं जरा हिल गई थी। और जब से मैंने फ्रैंक को यहां फिर से एक बार देखा, मैं जानती नहीं कि मैं क्या कर रही थी या क्या कह रही थी। मुझे ताज्जुब है कि मैं उस वक्त चर्च में कैसे नहीं गिरी और बेहोश हुई। मिसेस मोल्टन, शायद आप चाहें कि मैं और मेरा दोस्त आपको इस कमरे में अकेला छोड़ दें जब तक आप मामला समझाएं। अगर मैं अपना मत रखूं, इस मामले में हमने पहले ही काफी राज रख लिए हैं। मेरा बस चले तो सारे यूरोप और अमेरिका को इसकी सच्चाई बता दूं। वो एक छोटा, दुबला, धूप से तपा, हजामत बनाए हुए तीव्र चेहरे के साथ चौकन्ने व्यवहार वाला आदमी था। तो मैं हमारी कहानी तुरंत बताती हूँ, औरत ने कहा। फ्रैंक और मैं सन 84 में मैक्वायर कैंप में मिले, जो रॉकीज के पास था, जहाँ पिताजी को खुदाई की अनुमति मिली। फ्रैंक और मेरी मंगनी हो चुकी थी, मगर फिर एक दिन पिताजी ने एक बड़ा हाथ मारा और ढेर सारा सोना पाया। वहीं बेचारे फ्रैंक को भी खुदाई की अनुमति मिली, मगर उसके हाथ कुछ न लगा। पिताजी जितने अमीर होते गए, फ्रैंक उतना ही गरीब होता जा रहा था और आखिरकार पिताजी ने हमारी मंगनी जारी रखने से मना कर दिया और वो मुझे सैन फ्रांसिस्को ले गए। मगर फ्रैंक ने ऐसे ही हार नहीं मानी, मेरा पीछा करते हुए आ गया और पिताजी को बिना खबर हुए मुझसे मिलता रहा। उन्हें पता चलता तो वो नाराज ही हुए होते, तो हमने अपने लिए अपने हिसाब से सब जमा कर लिया था। फ्रैंक ने कहा कि वो अभी जाकर अपनी संपत्ति जुटाएगा और तब तक ना आने का वादा किया जब तक पिताजी जितना न कमा ले। तो मैंने उसके लिए इंतजार करने का वादा किया और खुद से प्रण लिया कि जब तक वो जिंदा है
किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो हम तुरंत शादी क्यों ना कर लें, उसने कहा, और फिर तुम्हारे बारे में निश्चिंत रहूंगा और तब तक तुम्हारा पति होने का दावा नहीं करूंगा जब तक लौट ना आऊं। हमने इस पर चर्चा की और उसने इतने अच्छे तरीके से सारी तैयारी की। एक पादरी भी तैयार थे और फिर हमने वहीं ये सब कर लिया। और फिर फ्रैंक किस्मत चमकाने निकल पड़ा और मैं पिताजी के पास वापस चली गई। अगली बार जब मैंने फ्रैंक के बारे में सुना तो वो मोंटाना में था। वो सोने की खोज करता हुआ एरिजोना गया और उससे न्यू मैक्सिको से बात हुई। उसके बाद अखबार में एक लंबी कहानी आई कि कैसे खुदाई करने वालों के खेमे पर अपाचे इंडियंस ने हमला कर दिया था और मारे गए लोगों में फ्रैंक का भी नाम था। मैं ऐसे बेहोश हुई जैसे मर गई हूं और उसके बाद कई महीनों तक बीमारी में थी। पिताजी को लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे सैन फ्रांसिस्को के आधे डॉक्टर्स के पास ले गए। 1 साल से ज्यादा तक कोई खबर नहीं आई, तो मुझे इस बात पर कोई शक नहीं हुआ कि फ्रैंक सचमुच मर चुका था। फिर लॉर्ड सेंट साइमन सैन फ्रांसिस्को आए और हम लंदन आए और हमारी शादी तय हुई। पिताजी बहुत खुश थे, मगर मुझे लगा कि धरती पर कोई ऐसा आदमी नहीं जो मेरे दिल की वो जगह ले पाएगा जो मैंने बेचारे फ्रैंक को दी थी। फिर भी अगर मेरी लॉर्ड सेंट साइमन से शादी हुई होती तो मैंने उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाया होता। हम प्यार नहीं कर सकते मगर अपने कर्तव्य निभा सकते हैं। मैं ऑल्टर पर इस इरादे से गई कि उनकी उतनी ही अच्छी पत्नी बनूंगी जितनी मैं बन सकती हूँ। मगर आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे कैसा महसूस हुआ जब जैसे ही मैं ऑल्टर की रेलिंग तक आई, पीछे देखा और फ्रैंक को पहली प्यू में खड़े होकर देखते मुझे पाया। पहले मुझे लगा कि ये उसका भूत है, मगर जब मैंने फिर देखा कि वो सीधा खड़ा था, जैसे आंखों में सवाल लिए, जैसे कि पूछ रहा हो कि उसे देखकर मैं खुश थी या दुखी। ताज्जुब है कि मैं बेहोश नहीं हो गई। मैं जानती हूं कि मेरे आसपास सब घूमने लगा और पादरी के शब्द मेरे कान में मधुमक्खी की भिनभिनाहट जैसे थे। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या करूं। क्या मुझे शादी रोककर चर्च में तमाशा करना चाहिए? मैंने फिर एक बार उसकी ओर देखा और लग रहा था जैसे उसे पता हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि उसने एक उंगली उठाकर होठों पर रखकर मुझे शांत रहने को कहा। फिर मैंने उसे कागज पर कुछ लिखते देखा और मैं समझ गई कि वो मेरे लिए चिट्ठी लिख रहा था। जैसे ही मैं बाहर जाते हुए कतार के सामने से गुजरी, मैंने अपना गुलदस्ता गिराया और उसने मुझे फूल लौटाते हुए चुपके से वो चिट्ठी भी दे दी। वो बस एक वाक्य था जिसमें उसने मुझे उससे तब मिलने को कहा जब वो संकेत दे। हाँ, मैंने कभी शक नहीं किया कि मेरा पहला कर्तव्य उसके प्रति ही था और मैं वही करने को तत्पर थी जो वो कहता। जब मैं वापस आई, मेरी नौकरानी जो कैलिफोर्निया से है और हमेशा मेरी दोस्त रही है, उससे बात की। मैंने उसे कुछ भी न कहने का आदेश दिया, मगर कुछ चीजें और मेरा कोट तैयार रखने को कहा। मैं जानती हूं कि मुझे लॉर्ड सेंट साइमन से बात करनी चाहिए थी, मगर ये उसकी माँ और बाकी सभी भव्य लोगों के सामने करना मुश्किल था। मैंने मन बना लिया कि मैं भाग जाऊंगी और बाद में समझाऊंगी। मैं मेज पर 10 मिनट बैठी होंगी और उतने में मैंने फ्रैंक को खिड़की से बाहर रास्ते के दूसरे पार पाया। उसने मेरी ओर इशारा किया और बाग की ओर जाने लगा। मैं बच निकली। मैंने चीजें ली और उसका पीछा किया। कोई औरत मेरे पास कुछ कहती हुई आई, या यूं कहूं कि लॉर्ड सेंट साइमन के बारे में कुछ बताने के लिए आई। जितना थोड़ा बहुत मैंने सुना था उससे लगता है कि शादी से पहले का उनका भी कोई राज है। मगर मैंने किसी तरह उससे पीछा छुड़ाया और फ्रैंक तक पहुंची। हम एक साथ बगी में बैठे और किसी होटल की ओर निकल गए जो उसने गॉर्डन स्क्वायर में लिया हुआ था। और ये मेरी असली शादी थी। इतने सालों के इंतजार के बाद फ्रैंक अपाचे के कैदियों में से एक था। वो बच निकला और सैन फ्रांसिस्को आया। उसे पता चला कि मैंने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया है और इंग्लैंड चली आई हूं। वो यहां आया और मुझसे मेरी दूसरी शादी की सुबह मिला। मैंने एक अखबार में देखा, अमेरिकन ने समझाया। उससे मुझे उस चर्च का नाम पता चला, मगर वहां का नहीं जहां ये रह रही थी। फिर हमने इस बारे में बात की कि हमें क्या करना है और फ्रैंक सब बता देना चाहता था, मगर मैं इस सब से इतनी शर्मिंदा थी कि मुझे ऐसा लगा कि गायब हो जाऊं और इन सबको कभी ना देखूं। शायद पिताजी को तार भेज दूं, बस ये बताने के लिए कि मैं जिंदा हूं।
मुझे सोच के ही बहुत बुरा लग रहा था। सारे सज्जन आदमी और औरतें नाश्ते की मेज पर मेरे वापस आने का इंतजार करते बैठे होंगे। तो फ्रैंक ने मेरी शादी के कपड़े और चीजें ली और गट्ठर बनाया ताकि कोई मेरा पता न लगा पाए, और उन्हें किसी ऐसी जगह पर डाल दिया जहां उन्हें कोई न ढूंढ पाए। हो सकता है कल हम पेरिस चले गए होते अगर ये सज्जन मिस्टर होम्स शाम में ना आए होते। हालांकि उन्होंने हमारा पता कैसे लगाया ये मैं सोच भी नहीं सकती, और उन्होंने बड़े प्यार और सफाई से मुझे समझाया कि मैं गलत थी और फ्रैंक सही, और हम काफ़ी गलती करेंगे अगर इतने राज रखेंगे। तो उन्होंने हमें लॉर्ड सेंट साइमन से बात करने का मौका देने की बात की, तो हम तुरंत उनके घर आने को तैयार हो गए। रॉबर्ट, अब तुमने सब कुछ सुन लिया है, और मैं तुम्हें इतना दर्द देने के लिए माफ़ी मांगती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे बारे में बहुत बुरा नहीं सोचोगे। लॉर्ड सेंट साइमन ने अपने सख्त बर्ताव को किसी भी तरह विश्राम नहीं दिया था, मगर गुस्से से चढ़ी भौएं और दबे होंठ लिए उन्होंने ये लंबी कहानी सुनी थी। माफ करना, उन्होंने कहा, मगर इस तरह की निजी मामलों पर सबके सामने बातें करना मेरे तौर तरीकों का हिस्सा नहीं है। तो क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? आप मेरे जाने से पहले मुझसे हाथ नहीं मिलाएंगे? ओह बेशक, आपको तो बड़ी खुशी होगी। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और बेमन तरीके से उसे पकड़ा जो उसने उनकी ओर बढ़ाया था। मैंने उम्मीद की थी, होम्स ने कहा, कि आप हमारे साथ बैठकर दोस्तों की तरह खाना खाएंगे। मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया। मैं अभी सामने आई इन सारी बातों के कारण रजामंदी दे सकता हूं, मगर मुझसे उन पर खुशी मनाने की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। मुझे लगता है कि अब आपकी इजाजत से आप सबको शुभ रात्रि कहकर मैं निकलना चाहूंगा। उसने एक बार में सबके सामने झूलते हुए सर झुकाया और भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप तो साथ भोजन करने का सौभाग्य देंगे, शर्लॉक होम्स ने कहा। अमेरिकन से मिलना हमेशा ही खुशनुमा होता है मिस्टर मॉल्टन, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि राजा की मूर्खता और गड़बड़ करते मंत्री आने वाले सालों में हमारे बच्चों को एक विश्वसनीय देश का नागरिक होने से नहीं रोक पाएंगे। यूनियन जैक और स्टार्स एंड स्ट्राइप्स के झंडे के अधीन दुनिया के 1/4 हिस्से पर राज करेंगे। यह मामला काफी दिलचस्प था, होम्स ने कहा जब हमारे अतिथि जा चुके थे, क्योंकि यह दिखाता है कि एक चक्कर चाहे एक बार देखने पर कितना ही नामुमकिन लगे, सही हो सकता है। घटनाओं का जो सिलसिला औरत ने बताया उससे प्राकृतिक कुछ नहीं हो सकता, और मिले नतीजे से अजीब कुछ नहीं, जैसे कि जो स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर लेस्ट्रेड ने पाया। तो तुम खुद गलत नहीं थे। शुरुआत से ही मेरे लिए 2 तथ्य साफ थे। एक ये कि उस औरत को सचमुच शादी की इच्छा थी, और ये कि घर लौटने के कुछ ही पलों बाद उसे इसका पछतावा था। तो बेशक उस सुबह जो कुछ भी हुआ था जिसने उसका मन बदल दिया था, वो कुछ क्या हो सकता था? जब वो बाहर थी उसने किसी से बात नहीं की हो सकती, क्योंकि वो दूल्हे के साथ थी। तो क्या उसने किसी को देख लिया था? अगर उसने देखा था तो कोई अमेरिका से होना चाहिए, क्योंकि वो इस देश में इतने कम समय के लिए रही थी कि उसने किसी को अपने ऊपर इतना प्रभाव डालने की इजाजत नहीं दी होगी कि केवल उसे देखकर ही वो अपनी योजनाएं पूरी तरह बदल देती। तुम देख सकते हो कि घटना की क्रिया से हम इस विचार तक पहुंच चुके हैं कि उसने किसी अमेरिकन को देखा होगा। तो यह अमेरिकन कौन हो सकता है, और उसका इसके ऊपर इतना प्रभाव क्यों है? वो उसका प्रेमी या पति हो सकता है। मैं जानता था कि वो औरत होते हुए उसकी जवानी मुश्किल दृश्यों और अजीब स्थितियों में बीती थी। इतना मैं तब से जानता था जब से लॉर्ड सेंट साइमन की कहानी मैंने नहीं सुनी थी। जब उसने हमें प्यू में बैठे आदमी के बारे में बताया, दुल्हन के बदलते रवैये के बारे में बताया, और गुलदस्ता गिराकर चिट्ठी उठाने का साफ तरीका अपनाया, अपनी हमराज नौकरानी से बात की और अतिक्रमण के बारे में कहा, जिसका खदान वालों की भाषा में मतलब होता है वो चीज हथियाना जिस पर किसी और का हक हो, तो सारी स्थिति बिल्कुल साफ हो गई। वो एक आदमी के साथ चली गई थी, और वो आदमी या तो उसका पुराना प्रेमी या पिछला पति था, जिसमें पति होने की संभावना ज्यादा थी। और आखिर वो तुम्हें मिले कैसे? ये मुश्किल हो सकता था, मगर दोस्त लेस्ट्रेड के पास यह जानकारी उसके हाथों में थी जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। बेशक हस्ताक्षर बेहद जरूरी थे, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी यह था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने लंदन के सबसे अच्छे होटल्स में से एक का दाम चुका दिया था।
तुमने ये कैसे पता लगाया कि वो सबसे अच्छे होटल्स में से एक था? सबसे ऊंचे दामों से। बिस्तर के लिए 8 शिलिंग और 8 पेंस से एक ग्लास शरी के लिए हो तो ये सबसे महंगे होटल की ओर इशारा करता है। लंदन में ऐसे बहुत ज्यादा होटल नहीं है जो इतना दाम लेते हैं। मैं नॉर्थम्बलैंड एवेन्यू के जिस दूसरे होटल में गया, वहां लेखे जोखे की जांच करके ही जान गया कि फ्रांसिस एच मोल्टन, एक अमेरिकन सज्जन, पिछले ही दिन निकले थे और उनके बारे में लिखी एंट्रीज को देखकर मैंने उन्हीं चीजों का नाम पाया जो डुप्लीकेट बिल में पाया था। उसके खतों को 226 गॉर्डन स्क्वायर भेजा जाना था। तो मैं वहां गया और सौभाग्य से इस प्यारे जोड़े से मिला। मैंने उन्हें पिता जैसी सलाह दी और कहा कि बेहतर होगा अगर वो अपनी स्थिति साफ कर दें, समाज के लिए भी और खास करके लॉर्ड सेंट साइमन के लिए। मैंने उन्हें उनसे मिलने यहां बुलाया और जैसा कि तुमने देखा, मैंने उसे इस मुलाकात के लिए आने को राजी कर लिया। मगर कोई खास नतीजा नहीं मिला। मैंने कहा, उसका तरीका बेशक सभ्य नहीं था। हाँ वॉटसन, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम भी इतने सभ्य ना हो अगर खुश करने और शादी के सारे जोखिम उठाने के बाद पल भर में अपने आप को पत्नी और संपत्ति के बिना पाओ। मुझे लगता है कि हमें लॉर्ड सेंट साइमन के बारे में जरा दया से सोचना चाहिए और अपने अच्छे नक्षत्रों को शुक्रिया कहना चाहिए कि हमारे अपने आप को ऐसी स्थिति में पाने की कोई खास संभावना नहीं है। अपनी कुर्सी खींच लो और मुझे मेरा वायलिन दो, क्योंकि रही एक पहेली जो हमें अभी भी सुलझानी है। पतझड़ की इन सुस्त शामों को कैसे बिताएं?